6 महीने पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आए। उस पेशेंट को थोरैकोलम्बर जंक्शन पे, यानी जहाँ पे थोरैसिक स्पाइन और लंबोसेक्रल स्पाइन आपस में मिलते हैं, जहाँ पे छाती खत्म होती है, एग्जैक्ट वही जगह, उस जगह पे उनको दबाव था, डिस्क निकली हुई थी जिसने दबाव डाला हुआ। ना सिर्फ ये, बल्कि एमआरआई जब उनकी हुई थी तो एमआरआई के ऊपर हराम मगज के अंदर इर्रिवर्सिबल चेंजेस आ चुकी थी। हराम मगज स्फैर हो चुका था, दबाव इतना शदीद था। पेशेंट व्हीलचेयर पे थे, बायलैटरल फुट ड्रॉप था, पेशाब पखाने पे कोई कंट्रोल नहीं था, प्राइवेट पार्ट सुन्न थे, इनको पेशाब की नाली लगी हुई थी और इस कंडीशन पे पेशेंट को तकरीबन 1 महीना हो चुका था। इससे पहले पेशेंट को ये अलामात आती थी कि इनकी चलते हुए टाँगों में खिंचाव होता है, टाँगें बेजान होती हैं, टिपिकल स्पाइनल स्टेनोसिस वाली अलामात। इस पे मैं तफसील से पहले बात कर चुका हूँ। अब पेशेंट ने इनको ये अलामात पिछले काफ़ी सालों से चल रही थी। इनके पास पिछले 5 साल की एमआरआईज़ थी। आपके साथ ना उन एमआरआई की फाइंडिंग शेयर करना चाहता हूँ। 5 साल पहले की जो एमआरआई थी उस पे सिर्फ D12L1 यानी थोरैसिक 12 और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे माइल्ड सी डिस्क। उसके बाद पेशेंट की लाइफ चलती रही। उसके साल बाद यानी 4 साल पहले की एमआरआई, उस पे डिस्क थी जिसने अभी नाली को तंग करना शुरू किया था। नाली अभी खुली थी लेकिन डिस्क बाहर निकल आई थी फट। 6 महीने बाद की एमआरआई, मैंने उनसे पूछा जी अब ये दोबारा आपने एमआरआई क्यों कराई 3.5 साल पहले? कहते जी मेरी ना टांगें बेजान हो गई, तो मैंने ये एमआरआई कराई और फिर मैंने कमर में इंजेक्शन लगवाया, मैं ठीक हो गया। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद पेशेंट की अगली एमआरआई जो थी वो 2.5 साल पहले थी। उस एमआरआई के ऊपर D12L1 पे तो स्टेनोसिस थी ही थी, D11-12 यानी उससे ऊपर वाली डिस्क भी खराब होनी शुरू हो गई। साल पहले की एमआरआई थी, उसके ऊपर नीचे L1 L2 की डिस्क भी खराब होनी शुरू हो गई थी। अब जो साल पहले की एमआरआई थी ना, उसके अंदर हराम मगज के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई। पेशेंट उस वक्त जो था स्टिक के सहारे चल रहा था, बाज़-औक़ात वॉकर यूज़ कर रहा था लेकिन मोबाइल था। अब प्रोग्रेसिवली ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल पहले पेशेंट अपनी टाँगों पे था, रोज़मर्रा के काम कर रहा था। 4 साल पहले तक पेशेंट बिल्कुल ठीक था। 3 साल पहले पेशेंट को स्टिक की ज़रूरत पड़ी और चलते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हुए स्टिक की ज़रूरत ही नहीं लेता था, तो बैलेंस प्रॉब्लम होता था। 2 साल से पेशेंट जो था वो स्टिक पे ज़्यादा रिलाय कर रहा था और वॉकर बाज़-औक़ात ऑन एंड ऑफ। पिछले 1 साल से पेशेंट मुस्तकिल वॉकर पे था और पिछले 1 महीने से पेशेंट व्हीलचेयर पे था। सारा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी स्पाइनल स्टेनोसिस की बीमारी वर्स होती जा रही थी। अब पेशेंट ने इन 5 सालों में क्या किया? पहले पेशेंट ने इनिशियली किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने बड़ा अच्छा उन्हें देखा, इवैल्यूएट किया और कहा कि आपने हर 6 महीने बाद मेरे पास आना है, उससे पहले नहीं आना। वार्निंग साइन्स एक्सप्लेन किए, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। पेशेंट दोबारा उनके पास नहीं गया। पेशेंट को दोबारा सिम्पटम्स होते हैं तो पेशेंट जो था वो एक अताई के पास चला जाता है। अताई जो होता है वो पेशेंट की कमर के मोहरे चढ़ाने की कोशिश करता है और पेशेंट उससे बेहतर फील करता है आर्ज़ी तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जो होता है पेशेंट के फिर सिम्पटम्स आते हैं, तो पेशेंट एमआरआई कराता है और एमआरआई करा के पेशेंट जो होता है वो एक इंटरवेंशनिस्ट के पास चल जाता है, पेन स्पेशलिस्ट के पास, वो कमर में इंजेक्शन लगा देता है। पेशेंट ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, ना न्यूरोसर्जन के पास जाता है। अब पेशेंट दरमियान में फिजियोथेरेपी कराता रहा, चीज़ें इसकी बेहतर रहीं, लेकिन जो लास्ट इसने एमआरआई कराई थी साल पहले, ठीक है? वो एमआरआई इसने एक फिजियोथेरेपिस्ट के कहने पे कराई। अब फिजियोथेरेपिस्ट ने जब वो एमआरआई देखी तो उन्होंने कहा कि आप ना एक दफ़ा न्यूरोसर्जन से मशवरा करें, इसे उस वक़्त रेफर कर दिया था, ये नहीं गए। ये चले जाते हैं जनाब एक और अताई के पास। अताई कहता है मैं तुम्हें ये तेल लगाओ, इसे मालिश करो, ठीक हो जाओगे। तेल लगाते करते-कराते ये होता है कि पेशेंट को फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप के बाद पेशेंट एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागता हुआ जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई कराता है और एमआरआई करा के वो कहता है कि जी अब न्यूरोसर्जन के पास जाएँ। पेशेंट अब न्यूरोसर्जन के पास घूम रहा है। हर एक के पास जाके पेशेंट का सिर्फ एक सवाल है, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेट कराता हूँ तो क्या मेरे पाँव ठीक हो जाएँगे? क्या पेशाब पखाने का कंट्रोल ठीक हो जाएगा? क्या मैं चल सकूँगा? और हर जगह से उसको सेम जवाब मिल रहा है कि अब आपके हराम मगज़ के अंदर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी कंप्लीट फंक्शनल रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हराम मगज़ के अंदर अगर तब्दीलियाँ ना आई होती ना, इसकी बड़ी अच्छी रिकवरी होती। ये टाइम था ऑपरेशन कराने का आज से 2.5-3 साल पहले। उस वक़्त इन्होंने नहीं कराया। अब ये मजबूर होके ऑपरेट कराने के लिए आए हुए हैं और इस वक़्त इनको रिज़ल्ट्स चाहिए जो कि हम नहीं दे सकते। पेशेंट हर बंदे के पास जाता है, उसका एक ही सवाल होता है जिसके पास न्यूरोसर्जन्स के नुस्खे हैं, अब फाइल भरी हुई है पूरी। हर न्यूरोसर्जन ने वही बात की है जो मैंने की कि भैया फंक्शनल रिकवरी आपकी पॉसिबल नहीं है, जो हो चुका है आपको मजदूरी के साथ इस पे जीना होगा। और पेशेंट के लिए ये बात अनएक्सेप्टेबल है। पेशेंट कह रहा है कि जी आप कोई तजुर्बा मेरे ऊपर कर लें, कोई स्टेम सेल लगा दें, कुछ कर दें, तो उसे कहते हैं कि भई अब एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आपको ऑफर करना है, बाकी तो सारी तजुर्बाती चीज़ें हैं। आप इंसान हैं, आपके ऊपर ऐसे तजुर्बे नहीं किए जा सकते और पेशेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा।
कोई भी उस पेशेंट की जगह पे हो, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्लीज़ हमारी पोज़ीशन को भी तो समझें ना। हमने आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफर करना होता है। आपकी जो बीमारी वक़्त पे इलाज आप कराएँगे, उसपे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब इलाज कराने के लिए तब आते हैं जब आपकी बीमारी बढ़ चुकी हो, आपको मज़दूरी हो चुकी हो, उस वक़्त आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आपकी वो रिकवरी नहीं हो सकती। पेशेंट का सवाल था, डॉक्टर साहब मैं ऑपरेट करा लूँगा, तो उसके बाद मुझे फिज़ियोथेरेपी की क्या ज़रूरत है? फिज़ियोथेरेपी तो ऑपरेशन से पहले करानी होती है। ये उसका था कि ऑपरेशन से बच सकें। मैंने कहा, भई बात सुनें, ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी की अपनी अहमियत है, वो कुछ अर्से के लिए करानी होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन अगर आपको फिजियोथेरेपी के बावजूद रिलीफ नहीं मिल रहा, 2 हफ्ते तक अलामात बेहतर नहीं हो रही, तो ऑपरेट कराना होता है। अब तो ऑपरेशन के बाद आपकी फिजियोथेरेपी इसलिए करानी है कि शायद आपकी बेहतरी आ जाए, क्योंकि जो डेफिसिट आपका हो चुका है, वो ऑपरेशन से तो अब ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन तो इस स्टेज पे करना है इसलिए कि बीमारी आगे ना बढ़े, हरामगस के दबाव को रिलीज़ करना है। नहीं रिलीज़ करते तो ये जो कॉर्ड के अंदर वाइड चेंजेज़ हैं, ये मज़ीद स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर लेंगी। ये चीज़ पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पेशेंट कह रहा है कि जी मैं ऑपरेट भी कराऊँ और मैं ठीक भी ना हूँ। इस पे मेरा पेशेंट को जवाब था कि जी देखें, आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफर किया है। आप जाके 2-3 और लोगों से मशवरा कर लें। जो बंदा आपको कहता है कि आप ऑपरेशन से ठीक हो जाएँगे, आप उनसे ऑपरेट करा लें। क्योंकि हमने तो आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देना है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता हूँ, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को एप्रोप्रिएट टाइम पे रेफर नहीं किया जाता। ठीक है? और आप लोगों को अगर कोई रेफर कर भी दे, तो फिर आप लोग उस बंदे का मशवरा मानना मुनासिब नहीं समझते। आप लोग ईज़ी वे आउट ढूँढते हैं। वक़्त पे ऑपरेट कराया होता, पेशेंट इस वक़्त अपनी लाइफ़ में होता। पेशेंट मुझे कह रहा था कि जी मेरी बेटी की शादी है, तो आप मुझे मेरा प्लीज़ कुछ करें। मैंने कहा जी मैं आपको जितना कर सकता हूँ वो आपको बता दिए। मज़ीद मेरे हाथ में इस पे नहीं है। आप इस पे ऑपरेट कराना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं कराना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, आई रिस्पेक्ट दैट। और ये चीज़ अब पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि भई उसने अपनी बेटी को रुखसत करना होगा। वो हर बाप ये चाहता है कि अपनी बेटी को खुद रुखसत करे, लेकिन उस बेचारे से तो इस स्टेज पे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। उसकी मजूरी इतनी बढ़ चुकी है और वो अब मेरे से कह रहा है कि डॉक्टर साहब कुछ कर दें मेरा। भई डॉक्टर साहब आपकी तरह इंसान है, हमारी लिमिटेशंस हैं। हमने आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफर करनी होती है, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ समझें। एट द एंड ऑफ द डे पता क्या होता है? आप लोग सस्ता इलाज करा-करा के अताइयों के हाथों इतना खराब हो चुके होते हैं कि जब आप प्रॉपर इलाज कराने आते हैं, तो उस वक़्त बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उस वक़्त इवन एट द बेस्ट ऑफ हैंड्स रिकवरी लिमिटेड होती है। और ये चीज़ हमारा मरीज़ समझता ही नहीं है। हमारे मरीज़ का ये है कि जी डॉक्टर को अगर हमने ऑपरेट कराया है, तो हम ठीक होने चाहिए। ऐसे नहीं होता। वक़्त पे इलाज कराएँगे, तो आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इस चीज़ को ना ऐसे समझते हैं कि एक बंदे को अल्लाह माफ़ करे दिल का दौरा पड़ता है, उसे आप अस्पताल की इमरजेंसी में लेके आते हैं। इमरजेंसी में अगर उसे वक़्त पे दवाई लग जाए या वक़्त पे उसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो जाए, तो मरीज़ बच जाता है। लेकिन अगर वो वक़्त गुज़र जाए, तो फिर पेशेंट फौत हो जाता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, वो टाइम जब आप गुज़ार के हमारे पास आते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? न्यूरल टिश्यू भी इसी तरह का है, जो एक दफ़ा डैमेज हो जाए, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। ये चीज़ हमारे पेशेंट को समझ नहीं आती। इसलिए समझ नहीं आती कि आप लोगों को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट से इतना मुतनफ़्फ़र किया गया है कि आप लोग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर वही इलाज अवेलेबल है जो बाहर की दुनिया में होता है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स अवेलेबल हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयूज़ अवेलेबल हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेट्स जिसमें हाई डेफिनिशन माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ड्रिल, कूज़ा, न्यूरो मॉनिटरिंग, न्यूरो नेविगेशन, ये तमाम चीज़ें आपकी सर्जरी को सेफ बनाती हैं। यही इलाज आप बाहर जाके कराएँ तो हज़ारों डॉलर्स में होता है, जबकि पाकिस्तान में यही ट्रीटमेंट आपकी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे होती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग सही टाइम पे हमारे पास नहीं आते, आप आते बहुत लेट हैं। मैं ये वीडियोज़ बनाता इसलिए हूँ कि मरीज़ों में आगाही पैदा हो। क्योंकि जो जहालत का तोड़ है ना, वो आगाही है और वो मैंने अपनी वीडियोज़ के ज़रिए देनी है। हर बंदा आपको अपनी-अपनी चूरन बेच रहा है कि जनाब ये ट्रीटमेंट आप करा लें, ठीक हो जाएँगे, वो ट्रीटमेंट करा लें, ठीक हो जाएँगे। हम बात ही वो करते हैं जो एविडेंस बेस्ड है। हम आपको वो इलाज बताते हैं जो पिछली कई सदियों से मरीज़ों में हो रहा है। बस फ़र्क ये है कि अब गैजेट्स मॉडर्न हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल बेहतर हो गया है, आउटकम बेहतर हो गई है। आज से 20-30 साल पहले आप यही ऑपरेशन कराते, उस पे आपको 2-3 बोतलें खून की देनी पड़ती थी, 2 महीने आपने अस्पताल में दाखिल रहना था। अब तो ये होता है कि हम मरीज़ को सुबह ऑपरेट करते हैं, शाम को घर होता है। एक कतरा भी खून का ज़ाया नहीं होता। पेशेंट अपनी लाइफ़ में वापस होता है। बात इस पे ये है कि आप टाइम पे डिसीज़न लें। आप डिसीज़न लेते हुए बहुत देर लगा देते हैं और उसके बाद जब आप इलाज कराने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियलिस्टिक होती हैं और आप लोगों की बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमारे हाथ में होता ही कुछ नहीं है। हम फिर जो होते हैं बड़े मजबूर होते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने मरीज़ों को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस दूँ ताकि वो अपनी लाइफ़ में वापस आ सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर होती है वो आपने खुद स्पॉन्सर करनी होती है।
कोई बंदा आपकी इस पे इलाज पे पैसा नहीं लगा रहा होता। हाँ, स्टेट आपको हेल्प कर रही होती है, ना आपकी कोई इंश्योरेंस होती है, तो जो हेल्थ केयर है वो एक इन्वेस्टमेंट है और मेडिकल इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच समझ के करेंगे तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर सारी उम्र का पछतावा आपके पास होगा। एक बात याद रखिए, अगर 2 हफ्ते इलाज के बावजूद आपकी अलामात में बेहतरी नहीं आ रही, आप दवाई छोड़ते हैं, दर्द वापस आ जाता है, टाँगें सुन्न हो रही हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो इस पे न्यूरोसर्जन से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। न्यूरोसर्जन ने आपको बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बताना है। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे होता है कि हम पेशेंट को कह देते हैं कि अभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको मॉनिटर करना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए। आप अपनी एमआरआई कराएँ या हर 2-3 महीने बाद आके हमें चेक कराते रहें ताकि हम आपके सिम्पटम्स की प्रोग्रेशन को मॉनिटर करें। एहतियाती तदाबीर बता देते हैं। क्योंकि एंड पे आना आपने हमारे पास ही होता है। जब सब चीज़ें आप एग्ज़ॉस्ट कर चुके होते हैं, फिर आप न्यूरोसर्जन के पास आते हैं उम्मीद लेके कि शायद कोई मुआवज़ा हो जाए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोरों के मरीज़ों में बरवक़्त दुरुस्त इलाज मुस्तकिल मजबूरी से बचाव का ज़ामिन है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आगाही हो सके।